पर ऐसा है कि सैकड़ों में है। तो अब ये सैकड़ों की लीड अगर 3-4 उसमें राउंड की काउंटिंग में दिखाई पड़ रही है, तो 30, 32, 33, 34 राउंड में ये क्या कहाँ पलटेगा, क्या कुछ होगा, तो अभी इसको बिल्कुल नतीजे के तौर पर नहीं देखेंगे। और हम लोग कह रहे हैं कि 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट होती है। मुझे नहीं लगता कि 12 बजे तक भी स्थिति स्पष्ट होने वाली है, क्योंकि 10 राउंड 12 राउंड की गिनती में आप कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस गति से इस स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी अब 157 एनडीए है और 82 इंडिया है, इसको देखते हुए तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब एनडीए की सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्थितियां अभी दिख रही हैं, ग्राउंड की जो काउंटिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर अभी जिस तरह से मतगणना चल रही है, उसको देखते हुए अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन किधर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी मैं देख रहा था चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, अब थोड़ी देर पहले वहाँ पर नंबर 1 पार्टी अब बीजेपी हो गई है। 82 सीटें अब बीजेपी की हो गई हैं और 84 हो गई हैं। 84 सीटें अब बीजेपी की हो गई हैं, 82 सीटें जेडीयू की हो गई हैं। तो ये खेल भी इतना मतलब आसान नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट था चुनाव के दौरान कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू की दूरियां बढ़ी हैं, उसमें जेडीयू बीजेपी से बहुत ज़्यादा लीड लेने वाली है, आगे रहेगी और अंतर भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर ये रुझान हम देखें, अब बीजेपी आगे जा रही है, तो जो कुछ भी अगर खेल हुआ है तो वो खेल केवल ऐसा नहीं है कि उसने इंडिया गठबंधन को ही प्रभावित किया है। ये खेल उस दिशा में भी जा रहा है कि जेडीयू को हटाकर और बीजेपी सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो। तो अगर ये रुझान हम देखेंगे तो यहाँ जी बिल्कुल ऐसा कुछ लग रहा है कि 100% मत दीजिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ। शक जो है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट अभी आप देखें तो 83 पर बीजेपी आगे चल रही है और 78 पर जेडीयू आगे चल रही है और 101 पर दोनों जो हैं वो चुनाव लड़े थे। तो ऐसा है कि 100% मत रखिए, देखिए कुछ शक कुछ ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन सिंगल हम ही रहेंगे। अगर ये 80% का स्ट्राइक रेट भी है, राजीव जी, प्रशांत जी, आप लोग बिल्कुल आखिरी दौर तक वहां पर रहे हैं, मुझे पता है, और आखिरी दौर तक आपको ये लहर नहीं बल्कि ये आंधी कहां दिखाई पड़ रही थी। मैं आप लोगों से भी लगातार बात हुई। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात, राघोपुर से तेजस्वी यादव तीसरे राउंड में 1273 वोट से पिछड़ गए हैं। पीछे है तेजस्वी यादव राघोपुर से। हम लोग राघोपुर में थे, आपको याद होगा, आप भी गए थे। जी हाँ, आप भी गए थे समीर जी, और उसके बाद हम लोग गए थे प्रशांत जी। राघोपुर से तीसरे राउंड में तेजस्वी यादव 1273 वोटों से पिछड़े हुए हैं। सतीश कुमार यहाँ पे आगे हैं। थर्ड राउंड है, 30 राउंड की काउंटिंग बाकी है। राजीव जी, अगर तीसरे राउंड तक बात की जाए तो जो कहा जा रहा था कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है, तो बधाई हो ज्ञानेश कुमार जी को कि तीसरे राउंड तक तो उन्होंने बिहार को महाराष्ट्र बना ही दिया है। और आपको याद होगा मैंने न्यूज़ पॉइंट में टिप्पणी की थी कि ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र को बिहार में दोहराया जाए तो बीजेपी जो है वो 100 में से 80 जीत जाए और जेडीयू 100 में से 80 ना जीते। तो ये मजबूरी होगी ज्ञानेश कुमार जी की कि अगर बीजेपी को 80 लाया जाए तो जेडीयू को भी 80 लाया जाए। वो मजबूरी भी राजीव जी है, साफ झलक रही है। तो इसलिए अगर ये जो नतीजे दिख, ये प्रोडक्ट मीशो से है, मॉडर्न डिजाइन, soft quilted fabric और beautiful color combination, teal, mustard yellow, grey और white का perfect blend। आपके बेडरूम को दे फ्रेश, स्टाइलिश और प्रीमियम लुक और कंफर्ट का नेक्स्ट लेवल फील करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। Oh my God! वो किस तरफ जा रहा है। और दूसरा आप ये भी देखें राजीव जी कि जिन भी पार्टियों का अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ हुआ, यानी कि जो भी एनडीए का हिस्सा है, उनका लग रहा है छप्पड़ फाड़ के मतलब ऐसे बरसे हैं उनके ऊपर वोट और लोगों की मेहरबानियां इस कदर उनके ऊपर हुई हैं कि ये बिल्कुल क्लास में गया भी नहीं हो ना स्टूडेंट, तो उसके भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा मार्क्स आने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीर है। आप ये देख लिए यहाँ पर एलजेपीआर 22 सीटों पर आगे, चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 29 पर लड़े, 22 पर आगे। मतलब ये तो चिराग पासवान ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे होने जा रहा है। हाँ, उन्हें अगर
पहले से बता दिया गया होगा कि आप जाएं ना जाएं, आपके नंबर इतने आने वाले हैं, टीचर से हमारी सेटिंग हो गई है, तो वो एक अलग बात है। बिल्कुल यहीं पर ऐसा ही लग रहा है कि प्रोफेसर को बंडल जो है वो पहुंचा दिया गया है और बिना क्लास में गई ही सबके जो है 90% क्रॉस करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जिस प्रिंसिपल के यहां पर वो गड्डियां पहुंचाई गई हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और प्रशांत जी क्या कहेंगे इस पे? प्रशांत जी देखिए, एक तो है कि स्टॉक मार्केट अभी भी लाल पे है और वो लगातार लाल पे है सुबह से, और मतलब नीचे है और 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे है। अभी भी दूसरी बात कि देखिए, ये पूरा एक मनोवैज्ञानिक खेल भी होता है कि अपोजिशन के काउंटिंग एजेंट अपनी डेस्क छोड़ दें, बेच छोड़ के बाहर चले जाएं, अधिकारियों को एक मैसेज करा जाए, ये सारा भी है इसके पीछे। और ये बिहार में पहले भी हो चुका है, हम देख चुके हैं। तो अभी लोगों को उनके जो भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपनी मेजों में बने रहें और निगाह रखें मुस्तैदी से। और लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी तक तो जो दिखाई दे रहा है वो SIR का इम्पैक्ट है, लेकिन हमें फिर भी 12 बजे के बाद या 12:30 1 बजे के बाद जो ट्रेंड उपलब्ध होंगे उससे कोई दिशा समझ में आती है। दूसरी बात कि एनडीए के अंदर एक पावर स्ट्रगल की शुरुआत के रुझान दिखाई दे रहे हैं। इन रुझानों से ये पता चल रहा है कि एनडीए के अंदर अब पावर स्ट्रगल होगा और नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, बीजेपी इस मंशा से गई वहां पे ज्ञानेश कुमार के साथ मिलके कि वो अपना मुख्यमंत्री इस बार बनाएगी। जब से बीजेपी का जन्म हुआ है बिहार में, कभी मुख्यमंत्री उनका नहीं बना। तो वहां पे एक एनडीए के अंदर पावर टसल की अंदेशा, उसका ट्रेंड इन नंबरों पे दिखाई देता है। अब वो भी हम देखेंगे कि शाम तक कैसा रहता है और आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक के जो रुझान है वो दिखाई दे रहे हैं कि जो बढ़े हुए वोट थे 9%, उनका तमाम मुद्दों का, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, वो अभी तक वोटों में तब्दील होते हुए नहीं दिखाई दिए। हाँ, एक बात जरूर जो दिखाई दे रही है कि प्रशांत किशोर को इतना मीडिया स्पेस दिया गया और किसके इशारे पे दिया गया वो भी हम जानते हैं। और प्रशांत किशोर एक भी सीट पे आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। MIM को मेरा अंदाज था कि 2 सीटों से ज़्यादा वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि वो MIM क्या 2 सीट से वाकई आगे सीट ला पाएंगे। पिछली बार 5 सीट लाए थे वो, इस बार उनका जो है आंकड़ा नीचे जाएगा और बहुत वोटों का डिवीजन वो कराने में कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन अभी ये सब बातें जो नंबर हमारे सामने उसमें दिखाई नहीं दे रही हैं। हो सकता है कि 1 घंटे बाद हमको कुछ तब्दीली नजर आए। जी बिल्कुल हो सकता है कि 1 घंटे बाद तब्दीली नजर आए। लेकिन इस बीच महागठबंधन को फ्रेंडली फाइट का हुआ नुकसान क्या लगता है आपको? देखिए, 11 सीटों में से 9 पर एनडीए जो है वो आगे चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये हम सीधे तौर पर देख रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कोई कह सकता है कि क्या सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वो साबित होती हुई नज़र आ रही है कांग्रेस। हालांकि आप ये देखें कि राहुल गांधी की रैलियां जो हैं उसमें किस तरह से लोग जो हैं जुटे थे। और इससे पहले वोट अधिकार यात्रा जो उन्होंने शुरू की थी, उस वोट अधिकार यात्रा में आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग जुटे थे। तो क्या वो मोमेंटम जो बना था वो मोमेंटम इलेक्शंस तक क्या उस तरह से टिक नहीं पाया, ये एक बड़ा सवाल है। और फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। महागठबंधन को फ्रेंडली फाइट का क्या नुकसान हुआ है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी जहां पर फ्रेंडली फाइट जो है वो होती हुई नजर आ रही थी। और फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीटों पे से जो 9 सीटें हैं
उन पर आगे जाती हुई एनडीए नजर आ रही है। हालांकि ऐसी बहुत सारी सीटें एनडीए में भी हैं जिन पर फ्रेंडली फाइट हुई, जिसमें बागी हैं बीजेपी के जिन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उसका नुकसान वहां तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। और यहां पर कहीं ना कहीं महागठबंधन को इसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, यह भी साफ तौर पर दिख रहा है। तो फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, ये तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप सब कुछ देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीजों को बताता है कि कैसे यहां पर आप देख लीजिए कि जो फिलहाल जो रुझान हैं वो बहुत कुछ बताते हुए यहां पर आपको नजर आ रहे हैं कि कैसे एनडीए जो है वो 158 पर और इंडिया जो है वो 81 पर यहां पर आप देख लीजिए कि आगे जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो ये साफ तौर पर ही दिख रहा है। हालांकि अभी जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये शुरुआती ही सिर्फ अभी रुझान है, क्योंकि शुरुआती इसलिए, हालांकि 11 से ज़्यादा का वक्त बच गया है, लेकिन शुरुआती अभी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो वोटिंग है, जो काउंटिंग है, वो स्लो है। क्योंकि अब तक की अगर हम बात करते हैं तो जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 11 से ज़्यादा बज चुके हैं, 11:30 बजने वाले हैं, और 11:30 तक भी अगर बहुत सारी सीटों पर दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड की ही अगर काउंटिंग हो रही है तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो काउंटिंग है उसको भी स्लो किया जा रहा है। क्या ये जानबूझकर स्लो किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग पर हर तरह के इल्जाम जो है वो विपक्ष यहां पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। पहले से ही उसने बहुत सारी चीजों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को ताकीद किया था और ये कहा था कि जब तक आखिरी वोट काउंट ना हो जाए तब तक उन्हें हिलना नहीं है, यानी कि सर्टिफिकेट लिए बगैर जीत या हार का उनको काउंटिंग सेंटर से आना नहीं है, वहीं पर मुस्तैदी उनको बनाए रखनी है। इसी तरह की बात तेजस्वी यादव ने जब वोटिंग हो रही थी तब भी कहा था कि डटे रहना है और अगर आप लाइन में लग रहे हैं तो वोट देना है। वो मुस्तैदी हमने देखा कि किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उनकी निगरानी जो की गई वहां पर भी हमें देखने के लिए मिले। लेकिन क्या इन तमाम चीजों का, इस मुस्तैदी का जो कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पर थे, कम से कम आरजेडी की तो कहा जा सकता है और लेफ्ट पार्टीज के भी, क्या उसका कोई भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? अभी फिलहाल की जो तस्वीर है उसमें तो हम कहेंगे कि नहीं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है वो कई तरह के सवाल जरूर खड़े करती है कि आखिर ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। हालांकि अभी मैं ये जरूर कहूंगी, और जैसे हमारे तमाम जो एनालिस्ट हैं कि क्या कुछ वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, और लेकिन हम साथ में आपसे ये भी कहेंगे कि अपना जो नजरें हैं वो स्क्रीन पर आप लगा कर रखिए, क्योंकि अभी बहुत सारे जो राउंड्स हैं उनकी काउंटिंग होना अभी बाकी है। और इसीलिए ये आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, अभी भी बहुत सारी जगहों पर तीसरे, चौथे, कुछ जगहों पर 8वें, 9वें और 10वें राउंड की भी काउंटिंग हो गई है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो भी रुझान अभी बन रहे हैं वो हो सकता है कि नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आए या नतीजों की तरफ जाते हुए वो नजर आए। लेकिन जहां पर तीसरे, चौथे, 5वें राउंड तक की या इससे भी ज्यादा की 6-7 तक की काउंटिंग हुई है, तो वहां हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी आपको थोड़ा सब्र दिखाना होगा और ये देखना होगा कि आखिरी वक्त तक क्या रिजल्ट आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो डिफरेंस है हार और जीत का, जहां पर मार्जिन बहुत थिन है, बहुत कम मार्जिन है, वहां किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि अगर जो काउंटिंग, अगर जो डिफरेंस है, अगर वो आप मान लीजिए कहीं पर 1000, 2000 का या कुछ 100 का है, तो वहां पर आखिर तक आपको निगाह बनाकर रखनी होगी, आखिरी राउंड तक, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हार और जीत का फैसला तो एक वोट से भी हो जाता है। हमने लोकसभा में देखा कि कई जगह ऐसी रही जहां पर बहुत कम मार्जिन से जो है वो जीत हुई बीजेपी की, और उसके बाद कई चीजों को रिक्लेम भी किया गया और उसके बाद कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया। तो और पिछली बार हमें नहीं भूलना चाहिए 2020 को सिर्फ 12,000 से ही महागठबंधन हारा था, और उसका इल्जाम तब भी ये था कि बहुत सारी जगहों पर लाइट्स बंद कर दी गई थी, काउंटिंग स्लो कर दी गई थी, और पिछली बार भी महागठबंधन की सरकार बननी थी लेकिन वो नहीं बन पाई। और क्या इस बार भी वही पटकथा लिखते हुए नजर आ रहे हैं? जो चीजें चोर दरवाजे से होती थी इलेक्शन कमीशन के जरिए,
जो विपक्ष जो लगातार इल्जाम लगाता रहा, या राहुल गांधी ने जो तमाम एक्सपोजे किए और आपको तथ्यों के साथ जो बताया, अब वो पूरी तरीके से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस के जरिए अब वो करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कोशिश ही नहीं बल्कि उसमें कामयाबी हासिल करता हुआ चुनाव आयोग यहाँ पर नजर आ रहा है। वो आपको साफ तौर पर दिख भी रहा है, जिस तरह से 69 लाख के करीब मतदाता जो है वो SIR से बाहर किए गए और लगातार ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आई और उसमें देखा हमने कि बाकायदा तौर पर उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो उस एड्रेस पर रहते भी हैं। एक एड्रेस पर पता कई सौ वोटर्स जो हैं उनका एड्रेस जो है दिखाया गया, 00 पता दिखाया गया। वो तमाम चीजें तो आपने देखी है, मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन आज आपको बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आप ये देखें कि चुनाव के नाम पर, चुनाव के इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। अमलेंदु जी, कोई अपडेट आपके पास? अभी कोई अपडेट इस तरीके ज़्यादा नहीं है। अभी जो अपडेट है हम लोगों के पास वो सब हमारी स्क्रीन पे आ रहा है बुशरा जी, जो भी अपडेट इस समय है। लेकिन इस समय देख ये रहा है कि अब तो JDU सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, यानी मोदी जी के अरमान जो है फिर भी आंसुओं में बहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अभी देखा जा सकता है। तो यानी जो नीतीश कुमार को डिच करने की जो कोशिश थी मोदी जी की, वो फेल होती नजर आ रही है। देखिए बुशरा जी, सरकार चाहे किसी की बने, चाहे कोई जीते कोई हारे, लेकिन मोदी जी हार रहे हैं और बीजेपी हार रही है, इतना तो तय हो जा रहा है। क्योंकि जो सपना था मोदी जी का, जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का कि अटल जी का सपना पूरा करना है, वो कहीं से भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिलहाल ये दिखाई पड़ रहा है। जस्टिस मार्कंडेय कायत जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 10 या 15 सेकंड पहले एक ट्वीट किया है, और वो बता देते हैं, एक लाइन का सिर्फ 1 लाइनर है, लिखा है हद हो गई बेईमानी की। सिर्फ इस मतलब कुछ नहीं लिखा है कि बिहार चुनाव या क्या, लेकिन जो समझने वाले वो समझ सकते हैं कि हद हो गई बेईमानी की। तो बेईमानी की भी कोई हद होती है क्या? बेईमानी होती है तो बेहद होती है। तो बेहद बेईमानी जो है क्या वो हो रही है? अब ये अभी भी हम नहीं कह सकते कि बेहद बेईमानी हो रही है, क्योंकि अभी भी बहुत समय है और बहुत कुछ चीज़ें उल्टा पलटा करती हैं। तो अभी 2 बजे के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि बेईमानी जीत रही है कि ईमान जीत रहा है, या कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन फिलहाल काफ़ी दिलचस्प है और मुझे लगता है कि हर पल कुछ ना कुछ हमको बदलता हुआ बुशरा जी नज़र आएगा। तो हमको बहुत एक तरह से कहा जाए कि आंखें गढ़ाकर रखनी है बिल्कुल नतीजों पर, और कहाँ फील्ड में क्या हो रहा है उस पर नजर गड़ाकर रखनी है। बिल्कुल। और हमसे ज़्यादा, हम तो जाहिर सी बात है पत्रकार हैं, हमें आपको हर पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचानी है और सही पहुंचानी है। जल्दबाजी में किसी भी तरीके से हम आपको वो आंकड़े नहीं दिखा सकते जो आपको दूसरे मीडिया हाउसेज में आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, लेकिन हम आपको एग्जैक्ट जो तस्वीर है वही हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ा स्लो भी लग सकता है प्रोसेस, लेकिन हमारा पूरा हमारा ये करने का जो मकसद है वो यही है कि आपको सही तस्वीर आपके सामने हम पहुंचा सकें। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पल पल बदल रही है, बहुत बदलेगी। ये मुझे लगता है अब से कुछ देर में 1 घंटे का और इंतजार हमें करना होगा, और उसके बाद कुछ कहने की स्थिति में हम फिलहाल होंगे। लेकिन जो कुछ फिलहाल नजर आ रहा है, जहां पर एनडीए 159 और इंडिया जो है वो 80 पर यहां पर आपको नजर आ रही है, जाहिर सी बात है डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये डिफरेंस इसी तरह से रहता है, या फिर अभी जो बहुत सारे राउंड की काउंटिंग होनी है जो बची है वो बहुत कुछ डिसाइड करने जा रही है। फरा, आपके पास कोई अपडेट, क्या कुछ आप देख रहे हैं ग्राउंड से? आपके पास क्या अपडेट आ रही है, खासतौर पर अगर विपक्ष के हवाले से हम बात करते हैं? कार्यकर्ता जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर जो है वो डटे हुए, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये जो स्लो काउंटिंग है, ये क्या कुछ इस तरह की भी कोई खबरें हैं कि ये जानबूझकर कराई जा रही है? इस तरह की कोई बात विपक्ष आरजेडी की तरफ से की जा रही हो? जी देखिए, अभी 90% से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां 5 राउंड की काउंटिंग भी नहीं हुई है। आलमनगर दरभंगा की एक सीट है, वहां 32 राउंड काउंटिंग होनी है और अभी 2 राउंड काउंटिंग हुई है। तो ये टाइम जो है 11:40 होने को आया है। लगभग 4 घंटे मतगणना को शुरू हो गए हैं। अगर हम शुरुआती 40-45 मिनट, 1 घंटे भी अगर पोस्टल बैलेट की गिनती को मान लेते हैं तो भी 2.5 घंटे से ज्यादा ईवीएम काउंटिंग को शुरू हो गए हैं। और अभी कितनी सीटों पर जो है 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड तक की काउंटिंग हुई है, जबकि होना है 25 राउंड तो कम से कम हर सीट पर होना है। तो ये तस्वीर बिल्कुल 2 बजे के बाद ही हम साफ हो पाएगी। लेकिन
अभी करंट अपडेट ये है कि सम्राट चौधरी आगे हो गए हैं, रघुनाथपुर में ओसामा शाह 3500 वोट से आगे हैं, मंगल पांडे भी आगे हो गए हैं। ये तमाम अपडेट्स हैं, लेकिन ईसीआई की वेबसाइट जो कह रही है उसके बाद आप कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ईसीआई एक एग्जिट पोल नहीं है, एनडीए को 209 सीटों तक दिखाया है, तो ईसीआई की वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो वो एग्जिट पोल सही होता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब कुल मिलाकर के एनडीए ईसीआई की वेबसाइट के अनुसार 185 सीटों से पर आगे है लगभग। एलजेपीआर 28 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 23 सीटों पर एलजेपीआर आगे है, 86 सीटों पर लगने लगा है। दिनों प्रशांत सर भी साथ रहे, राजीव जी भी, आंचल, आराधना, सब लोग, पूरी टीम थी हमारी, लेकिन हम लोगों ने जो जमीन पर देखा उसके नतीजे बिल्कुल उलट हैं। और हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये नतीजे जनादेश कम और ज्ञानादेश ज्यादा लग रहे हैं। जी ओके। और शकील अख्तर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत, इस्तकबाल। और मेरे साथ प्रशांत जी भी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी हैं, समीर जी हैं मेरे साथ, तमाम लोग हैं। एक एक कमेंट में पहले प्रशांत जी और फिर शकील साहब, दोनों से ही मैं लेना चाहूँगी। ख़ास तौर पर प्रशांत जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इलेक्शन कमीशन की अगर आप वेबसाइट को देखें, जहाँ पर 85 पर बीजेपी आगे चल रही है, 101 पर वो लड़ी थी, 76 पर जेडीयू आगे चल रही है, और आरजेडी सिर्फ 34 पर सिमट रही है, एलजेपीआर जो है वो 22 पर, सीपीआईएमएल 7 पर, कांग्रेस सिर्फ 6 पर। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? और हम की भी बात कर दें तो 6 पर लड़ी थी, 4 पर वो आगे चल रही है। ये क्या दिखाता है, क्या बताता है, और क्या वाकई में जो लगभग 67-68% जो वोटिंग हुई, वो हम ये कहें कि 20 साल के बाद जनता बीजेपी जेडीयू को वापस लाने में उतनी उत्साहित थी कि वो इतनी बड़ी तादाद में घरों से निकली कि उसने इतिहास ही बदल डाला? ट्रेंड को माने कि ये नतीजों में तब्दील होगा, तो ये इतिहास बनने जा रहा है। बिहार में 5 बार 6%, 7% ज्यादा पोलिंग हुई है, और जब भी 6% से ऊपर पोलिंग हुई है, यानी जो 6% का इजाफा हुआ है पिछली बार से, तब सरकार बदली है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9.5% का इजाफा हुआ है पोलिंग में, लेकिन सरकार नहीं बदल रही है अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से। तो ये भी एक नया इतिहास है, नया ट्रेंड है। समाज और इतिहास और स्टैटिस्टिक्स इस तरह नहीं बदलते हैं, उसका एक ट्रेंड होता है जो दशकों तक चलता है। तो ये ट्रेंड पहली बार बदलता हुआ दिख रहा है, ये बड़ा ऐतिहासिक है। दूसरी बात, मैंने कोई 15-16 दिन बिताए बिहार में 2 राउंड में, और साकिब साहब तो वहां रहते ही हैं, और मुझे 85% का स्ट्राइक रेट, हमारे आकलन में कोई गलती कभी हो सकती है, लेकिन 85% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का, 76% का स्ट्राइक रेट जेडीयू का, और लगभग 70% से ऊपर स्ट्राइक रेट एलजेपीआर का, ये अगर होता है तो आपको दिख जाता है। ये कोई